अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी खुसूसी मुलाकात भी होगी और बड़ी स्पेशल बातचीत होने वाली है। इस खेल के हवाले से बहुत कम ही मेरा ख्याल है मीडिया में इस पर बात होती है। मैं बात करूंगा टेंट पैगिंग, नेज़ाबाजी के खेल की, जो कि कदीम तरीन सकाफती खेल माना जाता है। अब ये बैनुल अक़वामी सतह पर इसके बैनुल अक़वामी मुकाबले हो रहे हैं, वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन पर खड़ा है, पाकिस्तान की टीम इसमें कितनी फाल है, पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ कितनी है इसके खिलाड़ियों की। पंजाब का खेल हमेशा से समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान भर में किस सूबे से, किस एरिया से प्लेयर और निकल के सामने आ रहे हैं, इस पर बात होगी। चौथी सदी ईस्वी से खेला जाने वाला ये खेल है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 1980 में पाकिस्तान आर्मी की ज़ेर सरपरस्ती नेज़ाबाजी की बॉडी फाउंड हुई। 1982 में ऑफिशियली इसको एक शक्ल मिली और 1982 से फिर ये आगे बढ़ती बढ़ती और इंटरनेशनल टेंट पैगिंग फेडरेशन का हिस्सा बनते आज इस मकाम पर है कि हमारे पास खिलाड़ियों की बड़ी तादाद है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, इसमें एक कदम और आगे चला गया पाकिस्तान। अंडर 21 के बैनुल अक़वामी मुकाबले हो रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम हिस्सा ले रही है। इन सारी चीज़ों पर, टेंट पैगिंग पर और इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पर बात करेंगे कि वो किस तरह से काम कर रही है, कितनी फाल है, किस तरह से प्लेयर्स को मोटिवेट किया जाता है, कोचिंग के क्या मयार हैं इसमें, और जो घोड़े होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं और कितना महंगा खेल है, कोई आम आदमी भी खेलना चाहे तो खेल सकता है या नहीं खेल सकता है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। मियाँ असद हयात साहब सेक्रेटरी जनरल हैं EFP के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच असद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया आज। स्पेशली इस खेल के हवाले से हमें ज़रा मालूमात भी मिल जाएंगी, सुनने वालों को भी मिलेंगी और इस खेल की ज़रा फला पर भी बात हो जाएगी। ये बहुत अच्छा एक मौका होगा कि जिसमें हम सारी चीज़ें खुलकर डिस्कस कर लेंगे नेज़ाबाजी के हवाले से। असद साहब, सकाफती खेल है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा खेला जा रहा है, इसी से शुरू करें और बॉडी के हवाले से ज़रा बताएं। कब फाउंड हुई ये बॉडी, किस तरह से फाउंड हुई और कितनी फाल बॉडी है ये? जो टेंट पैगिंग है जी, इसका अगर हम लोग बेस देखें तो ये बहुत अरसे से टेंट पैगिंग जो है पंजाब में, KP में और सिंध के कुछ इलाकों में काफ़ी देर से इसको प्राइवेटली छोटे छोटे मेलों में जो है इसको गेम को किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता ये गेम जो है 1950s में ये बहुत ज़्यादा अरूज आया इसके ऊपर पंजाब के अंदर, और फिर सरगोदा, मियांवाली और लाहौर हॉर्स एंड कैटल शो, इस तरह के मुख्तलिफ जो थे कंपटीशंस वो अरेंज किए जाते थे। और उन कंपटीशंस के ऊपर फिर ये होता था कि हुकूमत की सरपरस्ती में एक अच्छे इनामात दिए जाते थे। तो ये टेंट पैगिंग जो है ये एक अरसा दराज से हो रही है और ये हमारी सकाफती गेम है और इसके अंदर सकाफत के साथ साथ ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का भी जरिया है। अब जिधर तक रहेगी बात एक्सपेंसिव होने की, तो यस, इक्वेस्ट्रियन गेम्स जितनी भी हैं इस पूरी दुनिया में वो कंपैरेटिवली टू ऑल अदर स्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हैं। और इसके अंदर आपके पास घोड़ा होना लाजमी है। फिर आपको पता है घोड़े की ग्रूमिंग, घोड़े के ऊपर अखराजात, वो सारे के सारे एक अलग चैप्टर है। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेट करके आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है टूवर्ड्स जो भी आपके छोटे मोटे इलाकाई मेले होते हैं या नेशनल, तो काफ़ी खर्चे वाला गेम है लेकिन बहुत मकबूल हो चुका है। इस वक्त अगर हम पंजाब की बात करें तो मुख्तलिफ अजला में तकरीबन अगर आप एवरेज लगाएं तो 300 से 400 टेंट पैगर जो है वो मौजूद है। अच्छा, और 300 से 400 जी जी खिलाड़ी मुख्तलिफ जी अजला जी में? बिल्कुल, गुजरात और मंडी भावदीन तो इट्स गोइंग राइट लाइक 900 प्लस टेंट पैगर्स। जबरदस्त। और तकरीबन है राउंड द क्लॉक, ये सिर्फ अगर मौसमी हालात और अगर थोड़े बहुत देखा जाए तो 1-2 महीनों की ब्रेक होती है, वरना ये तकरीबन राउंड द क्लॉक जो है टेंट पैगिंग के मुख्तलिफ प्राइवेट जो है मेले वो लगते रहते हैं, जिसमें टेंट पैगर्स जो हैं ये अपने ही अखराजात पे उनके अंदर हिस्सा लेते हैं और कम्पीट करते हैं। तो गेम बेसिकली बहुत पॉपुलर है और तकरीबन तमाम पंजाब के अजला में इस गेम को परफॉर्म किया जाता है। चले सर, ये तो बड़ी और अच्छी और बड़ी हौसला अफजा बात आपने बताई कि 300-400 खिलाड़ी अगर हर ज़िले से मिल रहे हों तो ये बड़ी बात है और बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। इसमें ज़रा अगर आपसे बिल्कुल बात करूं मैं फीमेल के हवाले से, फीमेल्स की कितनी स्ट्रेंथ है? मैं जानता हूं जोया हो गई, आयशा हो गई, बहुत अच्छे इस तरह के नाम हैं और वो आप हमें और भी बता सकते होंगे। तो ज़रा फीमेल की स्ट्रेंथ भी बताएं पाकिस्तान भर से, और कौन सा इलाका ज़्यादा फाल है फीमेल टेंट पैगर्स के हवाले से? सर, बेसिकली फीमेल टेंट पैगिंग के अंदर ये है कि लास्ट ईयर वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑन नेशनल टीम के लिए। वो भी एक ITPF जो इंटरनेशनल टेंट पैगिंग फेडरेशन है, उन्होंने एक
जॉर्डन के अंदर विमेंस ग्रैंड प्री के नाम से एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया था। उसके अंदर उन्होंने ये हमें मौका दिया कि तमाम ममालिक जो है वो अपनी हाफ टीम, यानी हाफ, इट्स फुल टीम जो होती है वो 4 प्लेयर्स की होती है। हम्म। हाफ टीम मींस 2 प्लेयर्स एंड 1 रिजर्व। तो उन्होंने कहा कि जी आप अपनी हाफ टीम जो है वो जॉर्डन लेकर आए और उधर टेंट पैकिंग करें। हमें पहली दफा मौका मिला। उससे पहले खवातीन की एक, आप समझ सकते हैं, ग्लास सीलिंग थी कि खवातीन इस तरह खुल के नेजाबाजी के लिए नहीं आती थी हम्म। ग्राउंड्स में। एक दो खवातीन थी, जिस तरह अरूज कियानी है, वो मुख्तलिफ मेलों के ऊपर आती थी, या पर्सनल लेवल पर अगर किसी को कोई मौका मिला है तो, लेकिन इट वाज नॉट अ बिग थिंग। हमने सही। लास्ट ईयर जिस वक्त हमने ट्रायल्स ऑर्गेनाइज किए तो अराउंड 20 फीमेल राइडर्स केम, जिसमें से 3 राइडर्स वर सिलेक्टेड, जिसमें किंजा फरत, आयशा अहमद खान और जोया मीर शामिल थी। जबकि हम लोगों के पास अब जो है वो एक अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद है, क्योंकि अब लोगों को इसका अंदर ये, वो जो एक था कि ये सिर्फ मेल डोमिनेंट गेम है, वो एक चीज़ खत्म हो गई है। क्योंकि इन लड़कियों ने ना सिर्फ जॉर्डन में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके अलावा अब ये लोकल मेलों में पार्टिसिपेट करती हैं और इनको देखी देखी अब एक अच्छी स्ट्रेंथ आ गई है। जो मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जब हमने ऐसे गार्डन्स और इधर-उधर के छोटे मोटे जो प्राइवेट मेले थे उन पे देखा तो एक अच्छी स्ट्रेंथ थी। अब मेरे ख्याल में इस वक्त 30 के लगभग फीमेल राइडर्स हैं जो टेंट पैकिंग कर रही हैं प्राइवेट के जो मेले होते हैं उधर आके। ज़बरदस्त, ये तो अच्छी स्ट्रेंथ है सर। और फिर ये बताएं, जब ये बॉडी फाउंड हुई तो यकीनन हम देखते हैं ज़्यादातर खेलों को सपोर्ट हमारी अफवाज पाकिस्तान करते हैं, इसको भी किया पाक आर्मी ने सपोर्ट। 1980 से ज़रा ऑफिशियली शुरू हुआ, 1970 में प्राइवेटली हैंडल हो रही थी, फिर 1980 से 82 के दरमियान प्रॉपरली एक अगर ऑफिशियल बॉडी की मैं कहूँ तो शक्ल इख्तियार की। ज़रा इसके हवाले से भी हमें बताइएगा, इसकी क्या हिस्ट्री है? सर बेसिकली इस सारे काविश के अंदर मलिक अता मोहम्मद खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने इंटरनेशनली टेंट पैगिंग को इंट्रोड्यूस कराया। उससे पहले इंटरनेशनली टेंट पैगिंग जो था वो इतना पॉपुलर गेम नहीं था। इंडिया में, पाकिस्तान में, इराक में ये गेम होता था, जिसमें ख़ास तौर पे इराक में तो जो उनकी आर्मी रिलेटेड लोग थे वो इसको करते थे। तो मलिक अता साहब स्टार्टेड ट्रैवलिंग और उन्होंने इसकी अवेयरनेस पूरी दुनिया में दी। उसके बाद 1982 के अंदर एक अर्ल्स कोर्ट के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो था वो एक शो था जिसमें मुख्तलिफ, आप समझ लें, अजूबे इक्वेस्ट्रियन गेम्स के मुतालिक जो थे वो सारों ने अपने अपने मुल्क से लाए हुए थे, जिसमें हमारी मुल्क की तरफ से टेंट पैगिंग टीम गई थी। और अच्छा, दैट वाज द ज़बरदस्त। फर्स्ट टाइम जब टेंट पैगिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। लाइक उसको अगर कोई हाईलाइट मिला था तो वो 1982 में अर्ल्स कोर्ट के अंदर मिला था। उस टीम के अंदर मलिक अता मोहम्मद खान साहब थे, मेरे वालिद साहब थे मियाँ मोहम्मद अरशद हयात, फिर मेरे 2 अंकल्स थे मियाँ असगर हयात, मियाँ अख्तर हयात। दे वर ऑल देयर एज़ अ 7 मेंबर टीम। तो उधर इन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद फिर इक्वेस्ट्रियन वर्ल्ड के अंदर टेंट पैगिंग को एक इंट्रोडक्शन मिला और बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन मिला। उसके बाद फिर 1982 के अंदर जब एशियन गेम्स हुए तो टेंट पैगिंग को उसका हिस्सा बनाया गया और पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जो है टेंट पैगिंग के अंदर एशियन गेम्स के अंदर 1982 में जीता था। जो हमारे अंकल ही हैं सरदार फतेह खान मेकन साहब, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये मेडल जीता था। ज़बरदस्त। 1982 के अंदर ये एक, जिस वक्त एशियन गेम्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया तो उस वक्त फिर एक इंटरनेशनल बॉडी जो है टेंट पैगिंग की, उसकी फॉर्मेशन की तरफ गए। उसी दौरान फिर पाकिस्तान में भी इसकी एक बॉडी की तरफ जो है वो मलिक अता साहब ने और इन तमाम लोगों ने एक कोशिश की, क्योंकि आपको पता है टेंट पैगिंग हो या कोई और गेम हो, जब तक इसके ऊपर सरकारी सरपरस्ती ना हो तो ये गेम कभी फ्लरिश नहीं करती। इसमें तो कोई उस शक नहीं। अच्छा, वक्त मैं ज़रा चाहूँगा असद साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। सरकारी सतह पर सरपरस्ती 1982 के वाक़यात हम सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, चूँकि ये देखें
उस एरा में ये गेम और इसको फॉल किया जा रहा था, जिस एरा में हॉकी या दीगर स्क्वॉश कह लें या बाकी गेम्स का बूम था, उसमें अगर टेंट पैकिंग पर इतना ज़्यादा काम, अता साहब, मलिक अता साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं, और एक और जनरेशन यानी जनरेशन टू जनरेशन ये गेम चल रही है। असद साहब के जो वालिद साहब और उनके चचा और दीगर फैमिली मेंबर्स इस गेम को सर्व कर रहे हैं। असद साहब भी आज इस गेम को सर्व कर रहे हैं। ज़रा वापस आते हैं हुकूमती सरपरस्ती और जनरेशन टू जनरेशन ये गेम कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम मियां असद हयात हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है टेंट पैकिंग या इक्वेस्ट्रियन गेम्स की। अगर मैं बात करूं, घोड़सवारी, नेज़ाबाजी और नस्ल दर नस्ल ये गेम चल रही है और एक से दूसरी नस्ल इस गेम की खिदमत कर रही है। बड़ी खूबसूरत गेम है, दुनिया भर में बहादुरों की गेम समझा जाता है। मैंने पहले अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, 4वीं सदी ईस्वी से इसके निशानात मिलते हैं कि तब से ये गेम चल रही है। और बादशाहों की गेम यूरोप में खेली जाती थी, ख़ासतौर पर स्पेन में, एशिया में खेली जाती है, अब भी खेली जाती है। और अब तो इस गेम का ज़रा बढ़ता हुआ रुझान भी हम देख रहे हैं। असद साहब, सर आप जैसे खुद भी बता रहे हैं हुकूमती सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है। 1982 का आपने जिक्र किया, उसके बाद से अब तक कितनी हुकूमती सरपरस्ती रही इस गेम को? सर देखें, उसके बाद आपको हमें पाकिस्तान को बहुत अरूज आया टेंट पैकिंग के अंदर। हमारे सैयद अल मुस्तफ़ा इमाम वर्ल्ड ग्रैंड चैंपियन बने, उसके बाद आमिर मुनव्वर चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने, हमने वर्ल्ड कप उठाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस वक्त एक तो मीडिया भी इतना फ्लरिश नहीं हुआ था, एक दो चैनल्स थे, और उसके अलावा फिर ये आपको पता है इक्वेस्ट्रियन वर्ल्ड या इक्वेस्ट्रियन गेम्स के मुतालिक हर बंदे के अंदर उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है। तो हमें बहुत अरूज मिला पाकिस्तान को इन 90s टिल 2000। फिर उसके बाद इस गेम के अंदर जो बेसिक चीज थी वो ये थी कि हमें हुकूमत की तरफ से एक सरपरस्ती आप कह लें या एक फंड्स कह लें, जो एक बेसिक चीज होती है वो अभी तक नहीं मिल सकी थी। और जितने भी ये प्लेयर्स हैं जो आज के दिन तक पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, ये तमाम के तमाम अपने घोड़ों पे, अपने अखराजात पे प्रैक्टिस भी करते हैं और फिर अपने ही अखराजात और अपने ही घोड़ों पर ट्रायल दे के तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो प्लेयर्स की कोई हमारी तरफ से हमारे पे कोई, यानी कि हम लोग इसको फंड्स को जिस तरह जनरेट करते हैं वो हम एक अपनी ही ग्रुप है जिसके जरिए इसको सारे को जनरेट अच्छा। करते हैं। मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स और राइडर्स की एक कम्युनिटी है। लेकिन इसमें कोई अगर हम कहें कि कोई हमें हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती मिल रही है तो ये बात गलत है, क्योंकि आज के दिन तक हमें किसी भी हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन से कभी कोई फंड्स या सपोर्ट इस तरह की नहीं मिली कि हम इस गेम को फ्लरिश कर सकें। उसकी एक मैं एग्जांपल दूंगा कि इस साल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए हैं पाकिस्तान में फरवरी के अंदर, और पाकिस्तान उसमें नंबर 1 आया है। वी हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, जो इंशाल्लाह ताला अगस्त में होने जा रहा है। जबरदस्त। तो वो जो क्वालिफायर्स हमने ऑर्गेनाइज किए उसमें तमाम तकरीबन 5 ममालिक की टीम्स आई और ऑफिशियल्स जो थे वो 8-9 थे। तो पंजाब रेंजर्स जो हमारी इस वक्त आप समझ लें जिसकी अम्ब्रेला के अंदर ईएफपी है, जी हाँ, वो सरपरस्ती कर रही है वो पंजाब रेंजर्स, कंपाउंड, बिल्कुल। जी वो सरपरस्ती कर रहे हैं। उनके कंपाउंड में ये सारा पोलो ग्राउंड में ईएफपी का ये सारा जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का हुआ था, उसके अंदर हमें हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिली, अच्छा, ना एक बड़ी फंड्स मिले अजीब थे। बात है मियाँ साहब, हम देखते हैं कि ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान से भी एफिलेटेड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी एफिलेटेड है, और फिर इन दो जो हुकूमती अम्ब्रेला के अंडर दो बड़ी बॉडीज़ हैं इनसे एफिलेटेड है। इनका क्या फ़ायदा है फिर इनकी एफिलेशन का? क्या इससे सपोर्ट मिलती है इन दो ख़ास तौर पे बॉडीज़ की बात करूँगा, ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड? सर इनकी तरफ से अभी तक हमें किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुई, ना ही कभी इन्होंने हमें कहा है कि कोई आप टूर्नामेंट या इवेंट ऑर्गेनाइज करें और हम आपको हेल्प आउट करेंगे, नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ टेंट पैगिंग का नाम नहीं है। इसमें शो जंपिंग का डिसिप्लिन शामिल है, इसमें ड्रेसाज है, इसमें एंड्योरेंस है।
यानी कि जो ओलंपिक्स के डिसिप्लिन है इक्वेस्ट्रियन गेम्स रिलेटेड वो ईएफपी ओन करती है एंड वी आर यानी अगर पार्ट मैं ऑफ। कहूँ सर, आपकी बात से अगर मैं लूँ तो ड्रेसाज है, इंड्योरेंस राइडिंग है, इवेंटिंग है, शो जंपिंग है, ये चारों अगर हम डिसिप्लिन्स जी जी कहें तो चारों आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और चारों पर काम कर रहे हैं। जी जी। और हम लोग जो इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स के साथ इक्वेस्ट्रियन गेम्स की फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल एफईआई, हम्म। हम उसके बकायदा मेंबर हैं। और हमारे पास इस वक्त शो जंपर्स, इंड्योरेंस राइडर्स और एक दो ड्रेसाज के राइडर्स मौजूद हैं। लेकिन वही बात है कि जो ओलंपिक्स के अंदर या एशियन गेम्स के अंदर जिन्होंने कम्पीट करना है वो बड़े हाई लेवल के उनको घोड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि उधर टाइमिंग जो है परफॉर्मेंस के साथ वो भी काउंट करती है, और टाइमिंग जो है वो हमेशा आपके जो घोड़ा है उसके ऊपर होती है जी। हम्म। तो हमारे जो राइडर्स एशियन गेम्स के अंदर या ओलंपिक्स के अंदर कम्पीट करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको सबसे बड़ी ग्लास सीलिंग जो अभी मौजूदा दौर में आ रही है वो ये है कि वो एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते कि वो उन मुल्कों में जाके या पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर्स को बुला के उनकी ट्रेनिंग करवा के उनको किसी मेडल या किसी पोजीशन पे लाया जा सके। बहुत मुश्किल है, और यही मुश्किलात जो है इस वक्त हमें ओलंपिक्स के अंदर इस गेम के जो इक्वेस्ट्रियन रिलेटेड है इसमें कोई मेडल नहीं जिता पाए, इसलिए कि सरपरस्ती नहीं है। वरना टैलेंट जो है मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जिस वक्त हर जिले के अंदर 300-400 राइडर है और उसके पास अपना घोड़ा है, तो व्हाई नॉट दे कैन कम्पीट। आपने लेकिन बड़ी वजह सही ये है बात कही सर सरपरस्ती कि नहीं है। जिसके पास इतनी मेहनत करके अपना घोड़ा है, खुद से कोशिश हो रही है, आपकी फेडरेशन कोशिश कर रही है, अपने तहत पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन जी सरपरस्ती थोड़ी सी भी हो तो शायद हमारे यही प्लेयर्स दुनिया भर में जो आज से पहले भी वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं तो अब फिर वर्ल्ड नंबर 1 हो। सर 21 अंडर 21 टीम जा रही है, क्या तैयारियां हैं उसकी? सर, वो मैं अभी उसी तरफ आना था, लेकिन आपको पहले बता दूं कि हमारा जो ये टीम अभी जिसने क्वालिफाई की है वर्ल्ड कप के लिए, जी। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, जिनसे जिनके बारे में साउथ अफ्रीकन्स भी कहते हैं कि इनके पास इतना पोटेंशियल है कि ये किसी वक्त भी गेम को पलट सकते हैं। जबरदस्त। लेकिन बात ये है कि उन प्लेयर्स की सरपरस्ती जो है वो सिर्फ एक फेडरेशन कर रही है, और अभी तक उनके जो वीजास, टिकटिंग, एवरीथिंग वो हम लोग एज ए फेडरेशन ईएफपी जो है वो उसको ओन भी कर रही है और कर भी रही है विद द हेल्प ऑफ आवर स्पॉन्सर्स। लेकिन कोई हुकूमती सरपरस्ती या किसी ने अभी तक उनको कोई बैकअप या एक यू नो एक जेस्चर ही दे देते जिससे थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई हो जाती। अगस्त में हम जा रहे हैं और पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आई विल बी इन टच विद यू कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। नहीं नहीं सर, इस पे और मैं रेगुलरली अब इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम करता रहूँगा और आप लोगों को इसी तरह हम ज़हमत देते रहेंगे ताकि आएँ और इस गेम पर बात हो। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इस्लामाबाद हो, यहाँ कोई इवेंट हो तो हम वहाँ आकर भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करें। सर काफ़ी नाम मैं देख रहा था, अच्छे नाम जिनकी सिलेक्शन हुई है, जिसमें मोहम्मद ज़हीर, हसान जमाल, आफ्ताब, अली बाबर और आयशा शामिल हैं अंडर 21 जी के लिए। कैसे जी प्लेयर्स हैं सर और कैसी तैयारियाँ हैं इनकी? सर, ये टीम तो आज इनका पहला मैच है इनका साउथ अफ्रीका ठीक। जॉर्ज के अंदर। ये लोग 9 तारीख को उधर इन्होंने रिपोर्ट की है, कल इन्होंने घोड़ों की ड्रॉज हुए हैं और एक प्रैक्टिस रन दी है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी है। अंडर 21 के जिधर तक ट्रायल्स के तल्लक था, हमारे ट्रायल्स के ऊपर एक अच्छी भली तादाद अराउंड 40 टू 42 जो राइडर्स थे वो आए थे, जिनमें से हमने ज़बरदस्त। इन 5 को सिलेक्ट किया है। और सर अब पाकिस्तान भर इसके से आए थे? जी, 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 पूरे पाकिस्तान से हमने अपनी वेबसाइट पे और सोशल मीडिया पे ये ओपन ट्रायल्स रखे हम्म। थे, और वो लोग अपने घोड़े, अपना सारा कुछ लेके तकरीबन 42 की तादाद, व्हिच वाज़ अनएक्सपेक्टेड टू मी, क्योंकि अंडर 21 आपको पता है टैलेंट जो है ख़ास तौर पर इक्वेस्ट्रियन गेम्स में बहुत मुश्किल मिलता है। हम्म। लेकिन केपी से आए, इस्लामाबाद से आए, लाहौर से बहुत बड़ी तादाद आई और मुख्तलिफ पंजाब के हिस्सों से। उसमें ये 5 राइडर्स सिलेक्ट हुए हैं। आयशा अहमद जो है ये पहले भी हमारी फीमेल जो टीम है नेशनल जी, उसका ये तो मुस्तनद उसकी खिलाड़ी हैं। कैप्टन भी है। जी, जी, उसकी कैप्टन भी रही हैं, और जो इस वक़्त हमारी टीम का कैप्टन है वो आफ्ताब शबीर वड़ाइच है। ही इज़ अ वेरी गुड किड, वेरी टैलेंटेड किड, और जो उसके प्रैक्टिस और ट्रायल रन्स के अंदर स्कोरिंग थी, उससे तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह वी विल बी ऑन द
स्टैंड्स, और कोई ना कोई मेडल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। होप फॉर द बेस्ट। आज उनका लांस जो है नेज़े का, वो मुकाबला है नेज़े के साथ किला उखाड़ने का, और कल तलवार है, उसके बाद स्टैंड्स हैं। तो 3 दिन उनका एक जगह पे मैच है, फिर 3 दिन एक और इवेंट है उसके ऊपर, 2 इवेंट्स हैं बेसिकली। ज़बरदस्त सर, तो ज़बरदस्त। ये तो यानी बड़ी ज़बरदस्त हमारे लिए हो गया कि हमारी तैयारियां अच्छी हैं, हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं और इक्विप भी हैं और अपने तहत ही हैं, इस फेडरेशन के तहत ही हैं, कोई ऐसी सरपरस्ती कहीं से नहीं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे स्पॉन्सर्स इकट्ठे करने में कितनी मुश्किलात होती हैं, किस एज से अगर इक्वेस्ट्रियन गेम्स को शुरू किया जाए, चूँकि ये कैवलरी गेम्स कहलाती है, बहादुरों की गेम, फौजियों की गेम, तो इसको कितने अरसे से शुरू किया जाए तो एक प्लेयर तैयार होता है जो कि मुस्तनद होता है। और फिर अब इसका फ्यूचर हम क्या देख रहे हैं इस गेम का, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, फिटनेस के मसाइल क्या हैं, फिटनेस से जुड़े जो दीगर मामलात हैं उसकी रेमेडी कैसे होती है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मियाँ असद हयात हमारे साथ मौजूद हैं, EFP के सेक्रेटरी जनरल हैं। बात हो रही है घोड़सवारी नेज़ाबाजी के हवाले से, मुख्तलिफ गेम्स और पाकिस्तान की तैयारियाँ, इंटरनेशनल कंपटीशन। अब ज़रा बात करते हैं कि घोड़े कितने महंगे होते हैं, प्लेयर्स कौन सी एज से शुरू करें तो एक मुस्तनद खिलाड़ी बन सकता है, फ़िटनेस के मसाइल क्या हैं, फंडिंग कैसे की जा रही है और कितनी मुश्किल से इकट्ठी की जा रही है, और फिर हम ये देखते हैं कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मीडिया कवरेज कितनी है। ज़रा ये भी पूछ के देखता हूँ, क्या ये प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम तो हर किसी के लिए ओपन है, लेकिन क्या ऐसे मौके दीगर जगह पर मिल रहे हैं या नहीं। मियाँ साहब, किस पर पहले बात करना चाहेंगे? आपकी सवाबदीद है। मीडिया के रोल पर पहले करना चाहें तो मीडिया रोल पर भी कर लें, क्योंकि मैं खुल के बात करता हूँ हमेशा से। देखिए जी, मीडिया तो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है, और जिधर तक टेंट पैकिंग की मीडिया कवरेज है, तो प्राइवेटली मुख्तलिफ लोग आजकल यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो चला रहे हैं। उसके अलावा दूसरे जितने भी सोशल मीडिया के हैं, आप समझ लें मीडियम्स हैं, तमाम के तमाम पे टेंट पैकिंग मौजूद है, और प्राइवेटली उसको रन किया जा रहा लेकिन है। जिधर मेन तक स्ट्रीम पे इसकी थोड़ी कमी दिखाई मेन देती है। स्ट्रीम मीडिया जो है जी, उसके ऊपर, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि हम लोगों को एक गेम की तरफ ज़्यादा तवज्जो है, क्रिकेट। दैट इज़ क्रिकेट। उसके अलावा जितनी गेम्स हैं वो सारी की सारी आप देख लें, वो डाउन साइड की तरफ जा रही हैं, इसीलिए कि उनको शायद तवज्जो नहीं मिल रही। हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम, लेकिन आप उसका हाल देख लें। इसी तरह और जितनी स्क्वॉश देख लें, वंस वी वर द वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ स्क्वॉश। अब आप देख लें कि हमें नहीं पता कि स्क्वॉश का कोई इवेंट हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो मीडिया के ऊपर ही हमें पता लगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हमें नहीं पता लगता, क्योंकि प्रायोरिटीज़ जो है मीडिया की या स्पोर्ट्स रिलेटेड जो मीडिया चैनल्स हैं, उनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिकेट है, चले असद और साहब, हमने तो 24/7 कोशिश वो। की कि आज इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़रा इसकी तमाम तर चीज़ें, जो तमाम एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स हैं इस गेम के, वो सामने आएँ और पता चले लोगों को आखिर ये खेल है क्या, कैसे खेला जाता है। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूँ। सर ये बताएं, किस एज से खिलाड़ी शुरू करे तो एक मुस्तनद खिलाड़ी बनता है? आप लोग किस एज से एक खिलाड़ी को तैयार करते हैं? फिर घोड़े जो होते हैं उनका क्या मयार होता है, किस नस्ल के घोड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इस खेल में? जी, जो हमारा ट्रेडिशनल टेंट पैकिंग है, जिसको देसी नेज़ाबाजी भी हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उसमें तो मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर घोड़े देसी प्रेफ़र किए जाते हैं, लेकिन मिक्स ब्रेड, थॉरोब्रेड, हर किस्म का घोड़ा जो है वो इस्तेमाल होता है। क्योंकि घोड़े ने स्ट्रेट भागना होता है एक अच्छी स्पीड से, और वो जो स्ट्रेट लाइन है जिसमें पैग लगा होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उसको अटेम्प्ट करना और फिर रुकना, ये बेसिकली घोड़े की क्वालिटी है कि वो किस तरह उसके ऊपर करता है। तो मुख्तलिफ पंजाब में नस्लें हैं जो नेज़ाबाजी के हवाले से मशहूर हैं, और बहुत-बहुत महँगे घोड़े इस वक़्त जो हैं वो देसी ब्रीड के अंदर भी बिके हैं, लोगों ने खरीदे हैं, थॉरोब्रेड्स में भी ऐसा ही है, मिक्स में भी ऐसा ही है। तो ये शौक और पैशन की बात है, जिसको शौक है, पैशन है, एंड ही कैन अफोर्ड इट, तो कोई कीमत नहीं है घोड़े की या जानवर की, जब इस गेम के अंदर कोई बंदा इन्वॉल्व हो जाता है टोटली। तो चलिए सर, और बहुत-बहुत फिर महँगे कौन सी घोड़े एज आए से हैं, खिलाड़ी बहुत-बहुत शुरू महँगे करे ये घोड़े। खेल? आप लोग किस एज से खिलाड़ी को तैयार करते हैं? सर, जो EFP है उसके पास वही बात आ गई, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं कि हम लोग बेसिकली एक राइडिंग स्कूल जो है वो हमारे पास मौजूद है,
जिसमें अंडर 21 से लेके, तो देयर इज नो एज लिमिट। वहाँ आके लोग राइडिंग करते हैं नेजाबाजी के मुतालिक, क्योंकि उधर प्रैक्टिस हो रही होती है, इंटरेस्ट लेते हैं, तो उधर से ये काम शुरू होता है जी। अच्छा सर, तो अगर मैं इसके पूछूं अंदर एज आपसे लिमिट कोई कि नहीं है। वालिदैन के हाँ, लिए अगर आप ये अगर सजेस्ट आसान, करें, असद साहब, अगर वालिदैन के लिए कि कोई ख़ास एज जो प्रोफेशनल टेंट पैगर के लिए हो, क्या आप समझते हैं कि इस एज से बच्चे को स्टार्ट करवा देनी चाहिए और इससे ये होगा कि बच्चे की एक तो फिटनेस, उसका जो गेम में स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग होती है, ये सारा कुछ बेहतर हो जाएगा? तो क्या समझते हैं वो ख़ास एज क्या होनी चाहिए? सर वैसे तो अभी एक बच्चा, एक दो तो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो 8-9 साल के हैं, दे आर डूइंग टेंट ओह, पैगिंग, और उनके पेरेंट्स की सरपरस्ती है, क्योंकि उनके जो फादर्स हैं दे आर आल्सो इनटू टेंट पैगिंग, तो इसलिए बेसिकली वो कर रहे हैं। तो स्कूल लेवल पे एचएसएम कॉलेज के अंदर हम ज़ेरे तालीम रहे हैं, तो हमें इतना याद है कि 9-10 साल की उम्र में मैंने पहली दफ़ा टेंट पैगिंग एचएसएम कॉलेज में की थी। जो हमारे उस वक़्त के उस्ताद थे रिसालदार साहब, उन्होंने हमें उस टाइम पे नेज़ा पकड़ाया और ये टेंट पैगिंग की। जब उनको मुकम्मल यकीन हो गया कि घोड़े के ऊपर ग्रिप जो है या राइडिंग स्किल्स जो हैं, वो इस तरह की हैं कि ये बंदा लांस के साथ घोड़ा भगा लेगा। तो इसलिए 8-9 साल की उम्र में बेसिकली अगर एक अच्छा राइडर तैयार हो जाता है, तो वो टेंट पैगिंग कर सकता है। इस वक़्त जो ज़बरदस्त। हसान जमाल है, आई थिंक सो ही इज़ अराउंड 15 इयर्स ओल्ड एंड ही इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम अंडर ज़बरदस्त, ही इज़ 21। क्वाइट यंग, इसका मतलब है कि ज़बरदस्त, ये तो अच्छी चीज़ है सर। अच्छा, हाँ ये जी, बताएं असद साहब कि जो इंजरीज़ हैं वो हर गेम का हिस्सा होती है और इसमें तो इंजरी बिल्कुल। होने का ख़तरा भी बहुत है, क्योंकि एक तो घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, फिर हाथ में नेज़ा होता है, अक्सर नेज़ा जो है वो ज़मीन पे गड़ जाता है, तो उससे भी अक्सर हमने देखा है कि प्लेयर्स गिरते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो आप बेहतर जानते हैं, हम तो सिर्फ देख कर बता सकते हैं। तो जो इंजरी है उसका कितना फैक्टर है इस गेम में, और उससे रिकवरी के लिए, उसकी रेमेडी के लिए क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोफेशनल डॉक्टर या इस गेम रिलेटेड, अगर हम कहें स्पोर्ट्स के रिलेटेड, कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है? नहीं सर, कोई मेडिकल फैसिलिटी या कोई स्पेशल डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल, लेकिन बेसिक अल्लाह माफ़ करे अमवात भी हुई हैं इस गेम के अंदर, हम्म। और सेफ्टी जो मेजर्स हैं इंटरनेशनली वो भी, और फिर ईएफपी भी उनको बहुत ज़्यादा देखती है। जिस तरह हेलमेट का इस्तेमाल है, घोड़े के साथ व्हिप ना इस्तेमाल करना, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं टेक्निकल्स जिनको इख्तियार करने से एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन फिर ये बात है कि एक तरफ तो इंसान है, दूसरी तरफ जानवर है। सो कॉम्बिनेशन इज़ यू नो ये इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि 100% सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो जानवर है और वो किसी वक़्त भी कुछ हो सकता है, खुदा ना ख़ास्ता। तो बेसिकली जो इंजरीज़ या आप उसको कहते हैं, तो वो नॉर्मल प्रोसीजर के ज़रिए ही होता है, उसका कोई स्पेशल डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल क्लिनिक वग़ैरह नहीं है। ठीक हो गया सर, ये येस, बताएं प्रैक्टिसेस के। फिज़ियोथेरेपी है, हाँ, वो तो है, वो फिज़ियोथेरेपीज़ तो हैं। नॉर्मल है हाँ, हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान भर में सिर्फ यही स्पोर्ट्स नहीं सर, किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती है ना, उसके डॉक्टर मौजूद नहीं है, उसके बिल्कुल अलग फील्ड है ये, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है। चलें सर, ये बताएं कि फंड्स की कमी तो यकीनी तौर पर आपने पहले भी जिक्र किया, लेकिन इसको इकट्ठा करने के लिए कितनी मुश्किल होती होगी? स्पॉन्सर्स इकट्ठा करने के लिए सारे तो क्रिकेट की तरफ हैं। सर इसमें बेसिकली जो ईएफपी को इस वक़्त तक प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस गेम को इंटरनेशनल लेवल की जो गेम हो रही है उसके अंदर तरक्की ना करने का, या कोई इवेंट्स इंटरनेशनल हमारे पाकिस्तान में इस तरह ना होने की एक ही वजह है, वो है फंड्स की कमी। हम्म। और ईएफपी की जो बेसिक फंड्स हैं वो सारे जनरेट होते हैं स्पॉन्सर्स से। हमारे पास एक दो स्पॉन्सर्स मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में हमें ना सिर्फ स्पॉन्सर किया, बल्कि आप कह सकते हैं बेल आउट किया। जिस तरह फातिमा फर्टिलाइजर्स है, हम्म। उन्होंने जॉर्डन ट्रिप में वुमेन फीमेल टीम को स्पॉन्सर किया, उनके अखराजात हमने उनके ज़रिए कवर किए। फिर जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आया, अगेन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द फंड्स, तो उसमें फातिमा फर्टिलाइजर और ऐसे गार्डन्स जो है, इन्होंने हमें हेल्प आउट किया, और ऐसे गार्डन्स ने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज ठीक। करने में। अब जब वर्ल्ड कप आया, अगेन वी आर रनिंग अराउंड, एंड फातिमा फर्टिलाइजर्स ने दोबारा अंडर 21 टीम को जो है स्पॉन्सर किया है। तो अच्छा सर, ये तो बेसिकली हो गया चले बड़े लिमिटेड स्पॉन्सर रिसोर्सेज,
लेकिन अगर इससे बढ़ना हो तो क्या करना होगा? आप समझते हैं कि इसका काम अब सर हुकूमत पे छोड़ा जाए, सर इसके हुकूमत को अंदर जो साथ आगे बेसिक आना होगा? काम है वो है मीडिया का। हुँ, इसके अंदर अगर मीडिया के अंदर हमारी इस गेम को पॉपुलैरिटी मिलती है, हमारी फेडरेशन को अगर मीडिया प्रमोट करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अवेयरनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। जब अवेयरनेस होगी, व्यूअरशिप ज़्यादा होगी और फिर आपको पता है मुख्तलिफ कंपनियाँ आके तो इस गेम को जो है स्पॉन्सर करेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब चलिए सर, हम तो कोशिश कर रहे हैं सच टीवी के इस प्लेटफ़ॉर्म से कि हर गेम ठीक है को जी। ज़बरदस्त किस्म की कवरेज मिले और उसके उसके बढ़ावे के लिए कुछ करें। सर लास्ट में जल्दी से साहबज़ादा सुल्तान साहब का रोल कैसा है? जो प्रेज़िडेंट हैं? साहबज़ादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब जो हैं वो मेरे साथ 26 ऑफ जुलाई 2022 को प्रेज़िडेंट इलेक्ट हुए थे। ही इज़ अ वेरी विज़नरी गाय और उनका जो विज़न है वो ये है कि हम ईएफपी को वर्ल्ड लेवल के ऊपर लेके जाएँ और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। आईटीपीएफ ने कभी हमें कोई चीज़ होस्टिंग के लिए नहीं दी थी, वर्ल्ड कप हुँ, क्वालिफायर्स वाज़ द फर्स्ट वन और जिस तरह हमने उस पे अपनी मैनेजमेंट और जिस तरह हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, जो जनरल असेंबली थी ओमान की जी। दिस ईयर, उसमें हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला है एंड ज़बरदस्त! दिस सर इज़ मैं ऑल चाहूँगा इस बिकॉज़ पर ऑफ ज़रा ये आपने सुल्तान बड़ी अच्छी मोहम्मद अली बात कही है साहब इस जो पे हमारे क्योंकि वक़्त की कमी है। मैं ज़रा एक डिटेल और प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपके साथ करूँगा। मियाँ असद हयात सेक्रेटरी जनरल ईएफपी हमारे साथ मौजूद थे। टेंट पैगिंग इक्वेस्ट्रियन गेम पर आज सारी बात हुई, डिटेल बात हुई। कैसे खिलाड़ी खेलता है, कहाँ से खिलाड़ी आते हैं, कितने खिलाड़ी किस ज़िले में मौजूद हैं, ख़वातीन इसमें कितनी फ़ाल हैं और अंडर 21 की टीम कितनी तैयारी के साथ जा रही है और दुआ गो हैं कि अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ और इसी तरह ये लोग मेहनत करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। फिर होगी कल आपसे मुलाकात। अपना ख़्याल रखिएगा।